उस दिन लू चंगशेंग अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी एक सेवक ने आकर उन्हें सूचना दी कि बाहर कोई उनसे मिलने की अनुमति मांग रहा है और उसने एक पहचान चिन्ह भी दिया है। उस पहचान चिन्ह को देखते ही लू चांगशेंग तुरंत समझ गए कि होंगी के गुट के लोग आ पहुंचे हैं। वे तुरंत अपने अध्ययन कक्ष में वापस गए और उन्होंने पहले से तैयार किए गए ताबीजों से भरे रेशमी बक्से को उठाया और बाहर आंगन की ओर बढ़ गए। होंगी के गुट के लोग स्वाभाविक रूप से चिंगजू माउंटेन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जब लू चांगशेंग चिंगजू माउंटेन के बाहर पहुंचे तो उन्हें थोड़ी ही दूरी पर एक बेहद शानदार रथ खड़ा दिखाई दिया, जिस पर एक झंडा लहरा रहा था और उस पर रुई हो यानी रुई के मरकिस के 3 बड़े अक्षर लिखे हुए थे। रथ के चारों ओर काले वस्त्र पहने मजबूत और शक्तिशाली पुरुषों की एक टुकड़ी तैनात थी, जो हाथों में लंबी तलवारें और धनुष बाण लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए थी। वे सभी 10 फीट लंबे और 8 फीट ऊंचे काले बालों वाले बहुत ही ताकतवर घोड़ों पर सवार थे। इस पूरी टुकड़ी का नेतृत्व खुद होंगी कर रहे थे, जो बहुत ही कीमती वस्त्र पहने एक लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति लग रहे थे। लुचांगशेंग ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि होंगी स्वयं वहां आएंगे और इतना बड़ा तामझाम करेंगे। आसपास खड़े काले वस्त्रधारी आदमियों के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े उस्ताद थे। हालांकि लू चैंगशेंग उनकी इस तैयारी को अच्छी तरह समझ सकते थे, क्योंकि यह उनका पहला व्यापारिक सौदा था और होंगी इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे। इसके अलावा यह सौदा 100 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स का था, जो रुई मार्किस के महल के लिए भी कोई छोटी रकम नहीं थी। इसलिए वे किसी भी साधारण व्यक्ति पर भरोसा करके इतनी बड़ी राशि नहीं भेज सकते थे। होंगी ने जैसे ही लू चांगशेंग को बाहर आते देखा, वे बहुत ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। उन्होंने सिर पर बैंगनी और सुनहरे रंग का मुकुट पहना था और वे बैंगनी रंग के बेहद शानदार रेशमी वस्त्रों में पहले से भी ज्यादा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली दिखाई दे रहे थे। लू चांगशेंग ने भी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि होंगी स्वयं यहाँ आएंगे। इस पर होंगी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उनके पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए वे खुद ही चले आए और सच कहें तो यह उनका पहला इतना बड़ा व्यापारिक सौदा था, इसलिए वे खुद आकर ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए आगे कहा कि अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती तो उनके पास वापस जाकर अपने पिता का सामना करने का कोई मुंह नहीं बचता। रुई मार्किस के महल के पास संसाधन तो थे, लेकिन सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स का नुकसान उनके लिए भी बहुत दर्दनाक होता। लू चांगशेंग ने कहा कि आपके पिता का यह काम आपको सौंपना ही इस बात का प्रमाण है कि वे आप पर कितना भरोसा करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने जादुई थैले से ताबीजों वाला रेशमी बक्सा निकाला और होंगी की तरफ बढ़ा दिया। लू चांगशेंग ने बताया कि इस बक्से में उनकी मांग के अनुसार 20 आग के गोले वाले ताबीज, 20 जल ढाल वाले ताबीज, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले ताबीज, 20 अदृश्य होने वाले ताबीज और 20 कायाकल्प करने वाले ताबीज रखे हुए हैं। उन्होंने कीमत का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पुरानी तय बात के मुताबिक यह बाजार भाव से 20% कम दर पर है, इसलिए कुल 112 स्पिरिट स्टोन्स की जगह केवल 110 स्पिरिट स्टोन्स ही पर्याप्त होंगे। उस रेशमी बक्से में कुल मिलाकर 100 ताबीज मौजूद थे, जिनकी बाजार में कीमत 140 स्पिरिट स्टोन्स के करीब बैठती थी। लेकिन लुचांगशेंग ने पहले ही होंगी को छूट देने का वादा किया था, वैसे भी एक स्थायी और सुरक्षित व्यापारिक जरिया मिलने पर 20% की छूट देना कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर तब जब लू चांगशेंग के पास बहुत सारे ताबीज मौजूद थे और वे उन्हें बिना किसी जोखिम के बेचना चाहते थे। होंगी ने उस रेशमी बक्से को लिया और खोलकर भीतर रखे ताबीजों के 5 ढेरों को देखा, जिससे उनकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई देने लगी। इन ताबीजों को वापस ले जाते ही रुई मार्किस के महल में उनका स्थान पूरी तरह सुरक्षित हो जाता और अगर लू चांगशेंग इसी तरह लगातार मध्यम स्तर के ताबीज देते रहते तो उत्तराधिकारी का पद उनसे ज्यादा दूर नहीं रहता। होंगी ने बिना ज्यादा जांच परख किए बक्सा बंद कर दिया और अपने जादुई थैले से 112 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर लू चंगशेंग को सौंप दिए। लू शेंग ने 2 अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद होंगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इस बार लू चंगशेंग के लिए एक खास उपहार भी साथ लाए हैं। उपहार की बात सुनकर लू चंगशेंग थोड़े हैरान हुए। तभी रथ के पास खड़े एक बलिष्ठ व्यक्ति ने रथ का पर्दा हटाया और भीतर से घुंघरुओं की मीठी झंकार सुनाई देने
लगी। रथ से बेहद खूबसूरत लाल बालों वाली एक स्त्री बाहर निकली, जिसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थी, नाक ऊंची थी और त्वचा बर्फ की तरह सफेद और चमकदार थी। उसने चेहरे पर लाल रंग का घूंघट डाल रखा था और कमर से खुली लाल पोशाक पहनी हुई थी, जो उसकी पतली कमर और खूबसूरत गर्दन को उभार रही थी। उसने अपने कोमल हाथों से लाल पोशाक को थोड़ा उठाया और अपनी लंबी सुंदर टांगों को बाहर निकालते हुए नंगे पैरों से जमीन को छुआ। उसके पैरों की उँगलियों पर लाल रंग लगा हुआ था और पतले टखनों में सोने की पायजेब बंधी थी, जिनमें लगे छोटे घुंघरू बज रहे थे। वह लाल बालों वाली स्त्री नीचे उतरी और उसने लू चांगशेंग के सामने बहुत ही शालीनता से सिर झुकाया। तुरंत बाद रथ के भीतर से एक और झंकार हुई और ठीक वैसी ही दिखने वाली एक और विदेशी सुंदरता वाली स्त्री बाहर आई, जिसके बाल और आंखें समुद्र की तरह नीली थी। पहली स्त्री के आकर्षक रूप के विपरीत इस नीले बालों वाली स्त्री का चेहरा थोड़ा शांत और शीतल था, जो एक अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा था। दोनों स्त्रियां दिखने में काफी समान थी, लेकिन उनके बालों के रंग और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, जो साथ खड़े होने पर एक अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। वे दोनों सुंदर स्त्रियां बेहद शानदार अंदाज में चलती हुई लुचांगशिंग की ओर बढ़ीं। उनके कदम इतने हल्के और कलात्मक थे कि नंगे पैर होने के बावजूद उनके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लग रहा था, जिसे देखकर लुचांगशेंग तुरंत समझ गए कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स में पारंगत हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके पैरों को साफ रख रही हैं। उन दोनों ने पास आकर लुचांगशेंग को झुककर प्रणाम किया और खुद को जुएर और शुएर बताते हुए उन्हें अपना स्वामी कहकर संबोधित किया। एक की आवाज में सम्मोहन भरा जादू था, तो दूसरी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। दोनों स्त्रियों के मुंह से स्वामी शब्द सुनते ही लूच की भौहें तन गईं। वे पहले ही समझ चुके थे कि होंगी का दिया हुआ उपहार यही दो स्त्रियां हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि वे दोनों बेहद खूबसूरत और मनमोहक थी और उनकी अलग-अलग कार्यशैली उन्हें पहली ही नज़र में आकर्षक बना देती थी। इस नज़ारे ने लू चांगशेंग को लू परिवार के बम्बुत लेक पर देखी गई लू मियाओगे बहनों की याद दिला दी, जो दिखने में एक जैसी थी लेकिन उनके स्वभाव अलग थे। हालांकि लू चांगशेंग के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उपहार में लड़कियां कौन देता है। यद्यपि इस दुनिया में यह बहुत सामान्य बात थी, फिर भी इस स्थिति का सामना करते हुए लू चांगशेंग को थोड़ा अजीब और संकोच महसूस हो रहा था। लू चांगशेंग की बात सुनकर होंगी मुस्कुराए और एक समझदार इंसान की तरह हाव भाव बनाते हुए कहने लगे कि भाई लू, मुझे तो लीफेयू से पता चला था कि तुम्हें खूबसूरत महिलाओं के अलावा जिंदगी में किसी और चीज का कोई शौक नहीं है, और इसीलिए मैं खास तुम्हारे लिए बायुलो नाम की जगह से काफी मोटी रकम खर्च करके ये दो अनोखी सुंदरियां खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने लू चंगशेंग को भरोसा दिलाते हुए आगे कहा कि तुम पूरी तरह बेफिक्र रह सकते हो, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पवित्र हैं और आज तक किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं है। इसके अलावा बायुलो के प्रशिक्षण में इन्होंने मेदन वाइटलिटी कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास किया है, जो इंसान की मुख्य ऊर्जा को बढ़ाने और शक्ति को निखारने में बहुत मददगार साबित होती है। तथा एक बार इनका कौमार्य भंग होने के बाद ये दोनों जीवन भर तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगी। होंगी की ये बातें सुनकर लू चांगशेंग का मुंह अजीब सा बन गया और वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या उनका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ औरतें ही पसंद हैं, जबकि सच तो यह है कि मेरे मन में बहुत ऊंचे और बड़े लक्ष्य छिपे हैं। वे मन ही मन दुखी होते हुए सोचने लगे कि मेरी असली महत्वाकांक्षा तो अमरता हासिल करके एक महान साधक बनने की है, और ये शादी विवाह करके बच्चे पैदा करना तो बस इस मुश्किल दुनिया में बेहतर तरीके से जीने का एक जरिया मात्र है। उन्हें महसूस हुआ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी उन्हें और उनके महान इरादों को गहराई से नहीं समझ सकता। हालांकि अपनी असली ताकतों और इरादों को दुनिया से छिपा कर रखना ही महानता की पहली शर्त होती है। लू चांगशेंग ने अपने सामने खड़ी उन दो सुंदर महिलाओं को देखा, जो काफी लंबी और आकर्षक थीं, और हालांकि वे बहुत मनमोहक थी, फिर भी लू चांगशेंग का मन उन्हें पूरी तरह स्वीकार करने का नहीं था, क्योंकि उन दोनों के पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थी। अब जब उनके पास पहले से ही 10 पत्नियां मौजूद थी, तो वे और पत्नियां लाकर केवल अच्छी आध्यात्मिक क्षमता वाली संतानें पैदा करने की सोच रहे थे, ताकि भविष्य में बेहतर आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चे पैदा हों, वरना साधारण बच्चों की संख्या बढ़ाने से केवल साधना में बाधा ही उत्पन्न होती। पर फिर भी जब सामने वाला व्यक्ति इतने प्रेम से उपहार लेकर आया था, तो वे होंगी के अच्छे इरादों को ठुकराकर दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे, और साथ ही वे इस अनोखे अनुभव को खुद भी परखना चाहते थे। कुछ देर विचार करने के बाद लू चांगशिंग ने होंकी से पूछा कि क्या ये दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं, जिस पर होंकी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि ये दोनों अनाथ लड़कियां हैं, जिन्हें बायुलो ने बचपन से
पाला पोसा है, इसलिए कोई अनहोनी या जबरदस्ती की बात नहीं है। यह सुनकर लुचांगशेंग ने मुस्कुराकर उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही होंगी को हिदायत दी कि हम दोस्त हैं, इसलिए भविष्य में ऐसा दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लू चांगशेंग ने कहा कि कायदे से तो मुझे आपको किंगजू माउंटेन के भीतर ले जाकर चाय पिलानी चाहिए थी, लेकिन बाहरी साधकों को अंदर लाना बहुत परेशानी का काम है, इसलिए अगली बार किसी पास के शहर में संदेश भिजवा देना। होंगी ने इस बात को सहजता से स्वीकार किया और तय हुआ कि हर 3 महीने में 10-10 करके महीने के हिसाब से ताबीजों की आपूर्ति की जाएगी। तभी लू चांगशेंग को अपने साले कुचांग की याद आई, जिसके बारे में 1 साल से कोई खबर नहीं थी, तो उन्होंने होंगी से उसकी खोजबीन करने का निवेदन किया। होंगी ने तुरंत इस बात के लिए हाँ कर दी, क्योंकि रुई मार्किस के महल का सांसारिक दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव था और वे लू चांगशेंग से अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते थे। इसके बाद लू चांगशेंग उन दोनों स्त्रियों को लेकर खिंगजू माउंटेन वापस लौट आए, जहां पहरेदारों ने उन्हें सीधे अंकल फू के पास जाने को कहा। रास्ते में लू परिवार के कई लोगों ने जब लू चांगशेंग को दो अत्यंत आकर्षक और विदेशी दिखने वाली सुंदरियों के साथ देखा, तो वहां कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या लू चांगशेंग फिर से नई उपपत्नियां लाने जा रहे हैं। कुछ लोग उनकी किस्मत से जल रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि पश्चिमी इलाकों के लोग बड़े अनोखे होते हैं, जब कुछ अन्य साधक ताना मारते हुए कह रहे थे कि स्त्रियां केवल साधना की राह में रुकावट बनती हैं और लू चांगशेंग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब वे अंकल फू के पास पहुंचे, तो उन्होंने भी एक ठंडी सांस लेते हुए लुचांगशेंग को सेहत का ध्यान रखने और पढ़ाई साधना न छोड़ने की सलाह दी, साथ ही 12 बार नए लोगों को लाने से बचने को कहा। पंजीकरण का काम पूरा करने के बाद लू चांगशेंग लीफियू के घर गए, जहां उन्हें पता चला कि लीफियू ने ची रिफाइनिंग का तीसरा स्तर पार कर लिया है और परिवार के दबाव में उसने भी 4 उपपत्नियां रख ली हैं। बातचीत के दौरान लिफिएयू ने बताया कि बयुलु असल में बड़े अफसरों और साधकों के लिए खास कलाएं सिखाने वाली जगह है और उसने होंगी की दी हुई दोनों लड़कियों की तारीफ की। पूरी बात समझने के बाद जब लू चांगशेंग उन दोनों विदेशी सुंदरियों को लेकर अपने मुख्य घर पहुंचे, तो उनकी खूबसूरत पत्नियां भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने लगी, जिन्हें शांत करने में लू चांगशेंग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दिनों तक होंगी द्वारा भेजी गई दोनों विदेशी सुंदरियों के साथ समय बिताने के बाद लू चांगशेंग को यह एहसास हुआ कि पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लोगों का अंदाज वाकई बहुत अलग होता है, क्योंकि उनसे उन्हें काफी नया अनुभव और जानकारी मिली और उनकी खास तकनीक चार्मिंग मेडन नोरिशिंग वाइटलिटी तकनीक शरीर को बहुत धीरे धीरे और सुखद पोषण दे रही थी। यद्यपि वे दोनों केवल साधारण इंसान थीं और उनकी कलाएं मार्शल आर्ट स्तर तक ही सीमित थीं, इसलिए यह पोषण उनके शारीरिक अभ्यास 100 डिफेंस बॉडी टेक्निक में ज्यादा मदद नहीं कर सकता था और कुछ दिन रंग रलियों में बिताने के बाद लू चंगशिंग ने खुद को संभाला और बिस्तर के पास बैठकर सोचा कि वे इस तरह विलासिता में डूबकर अपना लक्ष्य नहीं भूल सकते, क्योंकि प्राचीन राजाओं की तरह औरतों के चक्कर में पड़ना उनका मकसद नहीं था, बल्कि उनका असली इरादा अमरता हासिल करना और एक महान साधक बनना था। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए उठे और कपड़े पहनकर अपने अध्ययन कक्ष में गए, जहां उन्होंने मध्यम स्तर का एक फायर क्लाउड तैलिस्मान बनाया। यद्यपि उसकी रेखाएं थोड़ी जल्दबाजी में खींची गई थीं और फिर वे लूबो के पास यह बताने पहुंचे कि वे अब मध्यम स्तर का ताबीज बनाने में सक्षम हो चुके हैं, जब लूबो, जो कि अभी अभी आध्यात्मिक खेतों का मुआयना करके लौटे थे, ने लू चंगशिंग की बात सुनी, तो उनके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि ग्रीन बैम्बू वैली में रहते हुए लू चंगशिंग को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे और इतनी जल्दी एक नौसिखे से मध्यम स्तर का ताबीज बनाने वाला बन जाना किसी चमत्कार या जन्मजात प्रतिभा यानी प्रतिभा के धनी इंसान से कम नहीं था। लेकिन बात की पुष्टि करने के लिए लूबो ने लू चांगशिंग से अपने सामने एक और फायर क्लाउड तैलिस्मान बनाकर दिखाने को कहा, जिस पर लू चांगशिंग ने अपनी कम सफलता दर का बहाना बनाते हुए ताबीज बनाने का सामान निकाला और काम शुरू किया, जहां पहली 4 कोशिशों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने से ताबीज से धुआं निकला और वह असफल हो गया। लेकिन 5वीं बार में लू चांगशिंग ने काफी मेहनत का नाटक करते हुए सफलतापूर्वक फायर क्लाउड तैलिस्मान बना दिया, जिसे देखकर लूबो ने राहत की सांस ली और लू चंगशेंग की मानसिक और आध्यात्मिक थकान को देखते हुए अपने पास से अपनी खास बनाई हुई जेद बैम्बू वाइन निकाली, जो एक प्रकार की आध्यात्मिक शराब यानी स्पिरिट वाइन थी, जिसे पीकर लू चंगशेंग को काफी ताजगी और ऊर्जा का एहसास हुआ। और जब उन्होंने लूबो से ऐसी और शराब खरीदने की इच्छा जताई, तो लूबो ने बताया कि यह शराब मुख्य रूप से परिवार के जेड स्पिरिट बाम्बू से बनती और परिवार के फिफ्थ एल्डर हर साल ऐसी कई तरह कि आध्यात्मिक शराब बेचते हैं, जिनसे संपर्क करके वे इसे खरीद सकते हैं। जिसके बाद लू चांगशिंग धन्यवाद देकर अपने घर लौट गए और लूबो इस बड़ी खुशखबरी की जानकारी देने के लिए तुरंत लू युआनदिंग की तरफ निकल
पढ़े। चिंगशू वैली के एक पर्वतीय विश्राम स्थल पर जब लू युआनदिंग काम संभाल रहे थे, तभी लूबो ने आकर उन्हें एक ऐसी खबर दी जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि लू चांगशिंग ने केवल 2 साल से भी कम समय में एक साधारण नौसिखिए से मध्यम स्तर के प्रथम श्रेणी तालिस्मन मास्टर के रूप में पदोन्नति हासिल कर ली है। लूबो ने उनकी हैरानी को भांपते हुए प्रमाण के तौर पर लू चांगशिंग द्वारा खुद बनाया हुआ फाया क्लाउड तैलिस्मन दिखाया, जिसे देखकर लुआनिंग ने स्वीकार किया कि इस युवक की ताबीज बनाने की क्षमता वाकई अद्भुत और असाधारण है, क्योंकि उनकी अपनी बेटी लूमियो जैसी प्रतिभाशाली साधक को भी इस मुकाम तक पहुंचने में 3 साल लग गए थे, जबकि उसके पास बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन मौजूद था। लुचांगशेंग के इस हुनर को देखते हुए भविष्य में उनके दूसरे स्तर का तालिस्मन मास्टर बनने की प्रबल संभावना थी, जिसे ध्यान में रखते हुए लुअंदिंग ने अगले ही दिन परिवार के मुख्य कक्ष चिंगजू हॉल में सभी वरिष्ठों की एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य संरक्षक यानी एल्दस एल्डर ने सुझाव दिया कि लुचंगशेंग की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें हर हाल में अपने परिवार से जोड़े रखना चाहिए, ताकि वे कहीं बाहर न जा सकें। हालांकि थर्ड एल्डर ने उनके बाहरी खून होने पर थोड़ा संदेह जताया, पर लू युआनदिंग ने साफ किया कि लू चांगशेंग एक संतोषी स्वभाव वाले इंसान हैं जो अपने परिवार और बच्चों में खुश रहते हैं। तभी शराब बनाने वाले फिफ्थ एल्डर ने अपनी बात रखते हुए प्रस्ताव दिया कि लू चांगशेंग का ध्यान शादी करने और संतान पैदा करने पर ज्यादा रहता है, इसलिए वे अपनी 20 वर्षीय पोती मियाओई, जिसकी 8वीं श्रेणी की स्पिरिचुअल रूथ है, का विवाह लू चांगशेंग से कराने को तैयार हैं, ताकि वे पूरी तरह परिवार के होकर रह जाएं। यह सुनते ही बैठक में मौजूद अन्य बुजुर्गों के मन में भी विचार बदलने लगे और खुद लू अंदिंग अपनी दूसरी बिगड़ी और नटखट बेटी लू मियाओ हुअन के भविष्य को लेकर सोचने लगे कि लू चांगशेंग जैसा सीधा और अपनी पत्नियों का ध्यान रखने वाला युवक उनकी बेटी के लिए एक आदर्श जीवन साथी साबित हो सकता है। इसके तुरंत बाद ताबीज विभाग की प्रमुख फोर्थ एल्डर और एक अन्य बुजुर्ग महिला ने भी अपनी अपनी पोतियों का रिश्ता लू चांगशेंग को देने की होड़ लगा दी, क्योंकि हर कोई इस उभरते हुए प्रतिभावान मास्टर को अपनी शाखा से जोड़कर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। और इस बढ़ते शोरगुल के बीच लुई वेंदिंग ने हल्का सा खांसते हुए सभी को शांत किया और अपनी मंशा जाहिर की कि उनकी बेटी मियोन उम्र और स्वभाव के हिसाब से लू चांगशेंग के लिए सबसे उपयुक्त और उत्तम जोड़ी रहेगी। चिंगसियू वैली के एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण छोटे से भवन में जब लू परिवार के मुखिया लुई वानडिंग पहुंचे, तो उनकी 18-19 वर्ष की बेहद खूबसूरत बेटी लू मियाहुअन, जो काले रंग का लंबा रेशमी लिबास पहने हुए थी, अपने पिता पर बुरी तरह भड़क गई और कहने लगी कि पिताजी, आप जानते हैं कि वह लू चांगशंग कितना रसिक किस्म का इंसान है, जिसने न केवल हमारे लू परिवार की 9 औरतों से शादी की है, बल्कि बाहर से भी औरतों को अपने घर ले आया है। और सुना है कि हाल ही में वह 2 विदेशी सुंदरियों को साथ लेकर घूम रहा था। फिर भी आप मुझे ऐसे इंसान के हवाले करना चाहते हैं? जिस पर लू युआनदिंग ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि हालांकि वह थोड़ा शौकीन मिजाज है, लेकिन इंसान बहुत ही सीधा, दयालु और अपनी पत्नियों का बेहद ख्याल रखने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने केवल 3.5 साल के भीतर बिना परिवार की किसी मदद के खुद के दम पर प्रथम श्रेणी के मध्यम स्तर का तालिस्मन मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है, जो तेरी बड़ी बहन लूमियो की प्रतिभा से भी कहीं आगे की बात है। और भविष्य में उसके दूसरे स्तर का महान तालिस्मन मास्टर बनने की पूरी उम्मीद है, जिससे तेरा जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर लू मियाहुअन की सुंदर आंखों में हैरानी दौड़ गई, क्योंकि अपनी बहन के ताबीज बनाने के हुनर को देखकर वह अच्छी तरह जानती थी कि इतनी कम उम्र और कम समय में इस मुकाम तक पहुंचना किसी जन्मजात प्रतिभा यानी गॉड गिफ्टेड इंसान का ही काम हो सकता है। लेकिन फिर भी लू चंगशेंग की पुरानी हरकतों और पहली मुलाकात में उसकी घूरती नजरों को याद करके उसे थोड़ा संकोच हो रहा था, जिसे देखकर पिता लू युनदिंग ने एक भावुक पिता की तरह उसे समझाया कि तेरी माँ बचपन में ही चली गई थी और मैंने कभी तेरे भले के लिए दबाव नहीं डाला, पर इस बार कई बुजुर्ग अपनी पोतियों का रिश्ता उससे और मैंने बड़ी मुश्किल से यह मौका तेरे लिए हासिल किया है, ताकि तू एक सुरक्षित जीवन जी सके। लू मियाहुअन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा कि उसकी स्पिरिचुअल रूट तो केवल 9वें स्तर की है, फिर भी उसके पास इतनी पत्नियां हैं। जिस पर पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी मेहनत से वह ची रिफाइनिंग के ऊंचे स्तर तक पहुंचेगा। और चूंकि तू एक साधना करने वाले प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है, इसलिए उसकी मुख्य पत्नी बनेगी और मेरे रहते कोई तुझे दुख नहीं दे सकता। जिसके बाद बेटी की खामोशी और रजामंदी को भांपकर लू योनिंग ने मुस्कुराते हुए अगले ही दिन बम्बू हट कॉटेज यानी जूशिन शाओजू में दोनों की मुलाकात तय कर दी। दूसरी तरफ लू चंगशेंग अपने आंगन में बने झूलों और खिलौनों के बीच अपनी साधना की शक्ति का इस्तेमाल करके बच्चों को हवा में उड़ाते हुए खुशी खुशी खेल रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने आकर खबर दी कि लूबो उनसे मिलने आए हैं, जिस पर वे तुरंत बैठक में पहुंचे, जहां लूबो ने उन्हें ध्यान से देखते हुए तारीफ की और मुस्कुराकर एक अनोखी खबर सुनाई कि कुलपति लू युआनदिंग चाहते हैं कि वे कल बाम्बू हार्ट कॉटेज जाकर
एक खास मुलाकात की तैयारी करें जिसे सुनते ही लू चंगशेंग अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि ताबीज बनाने की कला में तरक्की के बाद उन्हें परिवार से कोई नया काम या फायदा मिलेगा, पर यहाँ तो सीधे शादी की बात चल रही थी। तभी लूबॉफ ने राज खोलते हुए बताया कि परिवार अब उन्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता है, इसलिए कुलपति जी अपनी दूसरी बेटी लू मियाहुअन का हाथ उनके हाथ में देने की योजना बना रहे हैं, जिनकी छठवें स्तर की बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट है, जिससे भविष्य में बनने वाले बच्चों में भी अच्छी साधना क्षमता होने की पूरी गारंटी रहेगी। और यह खबर सुनकर लू चांगशेंग हैरान होने के साथ साथ मन ही मन काफी खुश भी हुए। सेकंड मिस नाम सुनते ही लू चांगशेंग समझ गए कि वे गलत फहमी का शिकार थे, और यह बात खूबसूरत और प्रतिभाशाली लू मियाओगे की नहीं, बल्कि उनकी छोटी बहन की हो रही थी, जो काले मोजो में जूशिन लेक के पास नजर आई थी। वैसे भी लू मियोग जैसी प्रतिभाशाली तालिस्मन मास्टर को परिवार इतनी आसानी से किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपता। फिर भी एथरियार की बेटी और छठवें स्तर की स्पिरिचुअल रूट वाली इस सेकंड मिस से रिश्ता जुड़ना भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि मध्यम स्तर के प्रथम श्रेणी तालिस्मन मास्टर बनते ही लू परिवार उन पर बड़ा दांव लगाने को तैयार दिख रहा था। लू चांगशेंग ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए लूबो से सम्मानपूर्वक कहा कि वे कल की मुलाकात के लिए समय पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि 3 साल पहले की यात्रा ने उन्हें सिखा दिया था कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है, और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए अपने मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग्स वाले वरदान के साथ सुरक्षित लू परिवार की छत्रछाया में रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला था। अपनी 4 पत्नियों, 6 उपपत्नियों और 2 पसंदीदा दासियों के बीच सुखी जीवन बिता रहे लू चांगशेंग जानते थे कि यदि सेकंड मिस का मिजाज बहुत खराब हुआ, तो वे अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नियों को ताबीज कला में अपनी तरक्की की बात बताई, तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे और बच्चे भी अपने पिता की जय जयकार करने लगे। अगले दिन सुबह जल्दी लूबो के साथ लू चांगशेंग शांत और खूबसूरत माहौल वाले जुशिन शाओजू पहुंचे, जहां हरी भरी घास और खिले हुए फूलों के बीच पत्थर की मेज पर बैठकर वे आध्यात्मिक चाय यानी स्पिरिट टी बनाकर इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद जब तालबद्ध तरीके से आवाज गूंजी, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर मोरनी की तरह अकड़ और गर्व से भरी लू मियाहुअन वहां चली आ रही थी, जो आज खास तौर पर सज धज कर गहरे नीले और काले रंग की सितारों जड़ी पोशाक पहने हुए थी, जिसकी सुंदरता उनकी हंस जैसी गर्दन को भार रही थी, और काले मोजों तथा चमकदार हाई हील्स में उनके हर कदम पर स्टारलाइट जैसी चमक छूट रही थी। लू चांगशेंग ने उनकी इस अनुपम सुंदरता और आकर्षण को सम्मानपूर्वक देखा, और फिर तुरंत अपनी नजरें हटाकर बेहद भद्र और शालीन अंदाज में खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए कहा कि लू चांगशेंग का मिस मियावन को प्रणाम। मुलाकात की शुरुआत में लू मियावन की नज़रों में जमा ठंडापन थोड़ा कम हुआ, और उन्होंने सिर हिलाते हुए लू चांगशेंग को देर से आने के लिए कोई बात नहीं कहा, क्योंकि आज उनके देखने का नजरिया बदल चुका था, और उन्हें लू चांगशेंग पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक, शांत और सौम्य लग रहे थे, जिन्हें देखकर एक सुखद एहसास हो रहा था। इसलिए एक रूपवती और आकर्षक व्यक्तित्व की कायल होने के नाते उनके मन से शादी का विरोध खत्म होने लगा, और उन्हें लगा कि भले ही लू चंगशेंग के पास केवल 9वां स्तर की साधारण स्पिरिचुअल रूथ है, पर ताबीज कला की गॉड गिफ्टेड प्रतिभा और खूबसूरत नैन नक्श की वजह से वे बेहद काबिल हैं। हालांकि उनकी ज्यादा पत्नियों की बात उन्हें खटक रही थी, पर अपने रूप और पारिवारिक रुतबे के सामने उन्हें अपनी श्रेष्ठता पर पूरा यकीन था। वहीं लू चंगशेंग ने माहौल को सहज बनाते हुए उन्हें आध्यात्मिक चाय परोसी और पुरानी मुलाकात की अपनी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिस पर लू मियोवन का गुस्सा पूरी तरह पिघल गया, और वे अपनी नीली काली खूबसूरत पोशाक संभाल कर चाय की चुस्की लेते हुए बातचीत करने लगी, जिसके बाद बातों ही बातों में लू चंगशेंग को एहसास हुआ कि बाहर से सख्त और शांत दिखने वाली यह युवती अंदर से दिल की बुरी नहीं है, बल्कि एक अमीर घराने की लाडली होने के नाते थोड़ी शर्मीली और कम मुस्कुराने वाली इंसान है। बाहर छिपे लूबो ने जब अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल करके दोनों की बातें सुनी, तो वे झुर्रियों भरे चेहरे से खिलखिला उठे और सोचने लगे कि लुचांगशेन की इतनी पत्नियां यूं ही नहीं हैं, बल्कि उसमें महिलाओं को रिझाने का असली हुनर मौजूद है। और यह सोचकर वे निश्चिंत होकर बाहर पहरा देने लगे। भीतर लुचांगशेन ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में बातचीत जारी रखी, जहां उन्होंने न तो खुद को बहुत लाचार या उतावला दिखाया, और न ही अपनी गरिमा खोई, क्योंकि मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग्स वाले वरदान और अपनी ताबीज कला के भरोसे वे जानते थे कि उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और जब लू मियाहुअन ने अपनी बड़ी बहन लू मियोगे की तारीफों के बीच अपनी खूबसूरती की तुलना करते हुए काले मोजों वाली टांगों को एक के ऊपर एक रखकर थोड़ा अदा से पूछा, तो लू चैंगशिंग ने बहुत ही शालीनता से उनकी तरफ देखा और एक खूबसूरत शेरो शायरी की पंक्ति दोहराते हुए कहा कि जब दो खास रूहों का मिलन होता है, तो वह दुनिया की हजारों खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और आपकी
एक झलक ही मेरे दिल को छू गई, जिसे सुनकर लू मियाहुन के चेहरे पर रात में खिलने वाले कमल जैसी मनमोहक मुस्कान आ गई। और जब लू चंगशंग ने उस कविता की कहानी सुनाने की पेशकश की तो वे खुशी खुशी सुनने के लिए तैयार हो गईं, जिससे 1 घंटे की बातचीत के बाद लू मियाहुन का दिल पूरी तरह उनकी तरफ झुक गया। लेकिन अपनी अकड़ और मिजाज के कारण लू मियाहुन ने शादी के लिए कुछ कड़े नियम रख दिए कि शादी के बाद वे ही मुख्य पत्नी रहेंगी। लू चंगशंग उनके अलावा कोई और पत्नी या उपपत्नी नहीं लाएंगे और न ही उन पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाएंगे, जिसे सुनते ही लू चंगशंग ने मन ही मन इस रिश्ते को खत्म मान लिया, क्योंकि उनके लिए अब सभी पत्नियों का संतुलन और आने वाली संतानों की योजना सबसे बढ़कर थी और वे किसी को धोखे में रखकर शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे इन शर्तों पर विचार करके जवाब देंगे, जिसे सुनकर लू मियाहुन का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हो गया और उनका सुनसर चेहरा पल भर में बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। जिसके बाद वे बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से हाई हील्स की आवाज करती हुई वहां से बाहर निकल गईं। और बाहर खड़े लूबो उनके इस अचानक बदले रूप को देखकर हक्के बक्के रह गए और घबराकर उनके पीछे भागे। लूबो जो लू चांगशेंग से सवाल जवाब करने आए थे, उनके सामने लू चांगशेंग ने एक लाचार मुस्कान के साथ कहा कि अंकल लू, मैं बहुत आभारी और खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि पेट्रियार्क साहब अपनी दूसरी बेटी का हाथ मुझे सौंपना चाहते हैं और मुझे भी सेकंड मिस बहुत पसंद आई। लेकिन हम दोनों की जोड़ी जम नहीं सकती, क्योंकि मेरी पहले से ही कई पत्नियां और बच्चे हैं। और जब मैं साधना के मार्ग पर निकला था, तो मैंने दिल में यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में 100 पत्नियां लाऊंगा और सैकड़ों बच्चे पैदा करूंगा। सेकंड मिस एक ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति समर्पित रहे। पर यह काम करना मेरे बस की बात नहीं है, और अगर हम शादी कर भी लेते हैं तो आगे चलकर हमारे बीच विवाद के बीज बोए जाएंगे, जिससे मुझे पेट्रियार्क साहब के उपकार और भरोसे के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लू चांगशेंग की इतनी खरी और हैरान कर देने वाली बात सुनकर लू बो के झुर्रियों भरे चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या यह कोई इंसान है या संतान पैदा करने की मशीन। पर 4 सालों के भीतर 12 पत्नियां लाने के रिकॉर्ड को देखकर वे समझ गए कि यह बंदा सच में अपने उसी मकसद में लगा हुआ है। लूबो ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि यद्यपि लू चांगशेंग की बात थोड़ी अजीब है, पर उसमें तर्क जरूर है, क्योंकि यदि आगे चलकर पेट्रियार्क की बेटी और परिवार के इस उभरते हुए प्रतिभावान तालिस्मन मास्टर के बीच कड़वाहट पैदा हुई, तो परिवार के लिए एक तरफ झुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे लू चांगशेंग निराश होकर परिवार छोड़ भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने लू चांगशेंग की बात को समझा और पैत्रियार्क को सब कुछ बताने का फैसला किया। जब पैत्रियार्क लू युआनदिंग ने लूबो के मुंह से लू चांगशेंग के 100 पत्नियां और सैकड़ों बच्चे पैदा करने वाले इरादे के बारे में सुना, तो वे कुछ देर के लिए हक्के बक्के रह गए और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी जल्दबाजी को स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लू चांगशेंग की इच्छाओं और स्वभाव का अंदाजा नहीं लगाया था। इसके 2 दिनों के बाद लू चांगशेंग को एक और मुलाकात का संदेश मिला, जिससे वे समझ गए कि लू फैमिली के बुजुर्ग उन्हें हर हाल में अपने प्रभावशाली रिश्तेदारी के दायरे में बांधना चाहते हैं। इस बार उनकी मुलाकात लू फैमिली के 4th एल्डर की पोती लू मियोयुन से तय हुई, जो 18 साल की एक बेहद शर्मीली, सुशील, शांत और सात्विक की स्पिरिचुअल रूथ वाली सुंदर युवती थी। और उन दोनों की यह मुलाकात इतनी सफल रही कि परिवार ने तुरंत अगले 18 दिनों के भीतर एक शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख पक्की कर दी। दूसरी तरफ अपने सुंदर कमरे में गुस्सा से भरी लू मियाहुन ने जब यह खबर सुनी कि लू चांगशेंग ने उन्हें ठुकराकर उनकी चचेरी बहन लू मियायुन से सगाई कर ली है, तो उन्होंने गुस्से में आकर कई कीमती गुलदस्ते और सजावटी सामान फर्श पर पटक कर तोड़ दिए और अपनी दासी कुईसी के सामने आंखों में लालिमा लिए कसम खाई कि वे लू चांगशेंग से 10 गुना और 100 गुना बेहतर इंसान से शादी करके उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देंगी। लू चांगशेंग और लू मियोन की शादी तय होने की बात जब घर की महिलाओं को पता चली, तो वे मन ही मन थोड़ी दुखी हुईं, क्योंकि लू चांगशेंग की तरक्की देखकर परिवार ने एक सम्मानित बुजुर्ग की आध्यात्मिक क्षमता वाली पोती का रिश्ता तय किया था और यह शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो रही थी, जिससे उस नई दुल्हन को घर की मुख्य पत्नी का दर्जा मिलना तय था। अपने घर की महिलाओं के उतरे हुए चेहरे देखकर लू चांगशेंग ने उन्हें सांत्वना दी कि वे सभी उनके लिए बराबर हैं और आगे आग चलकर वे उन सभी के लिए भी एक बड़ा शादी का समारोह आयोजित करेंगे, जिसे सुनकर महिलाओं का दिल हल्का हो गया और उन्होंने खुशी खुशी अपने पति की तरक्की को स्वीकार कर लिया। उस रात घर की महिलाओं ने लू चांगशेंग का भरपूर ख्याल रखा और लू चांगशेंग भी उनके प्यार में डूब गए। देखते ही देखते 18 दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया, जिसके लिए पूरे चिंगजू माउंटेन को लाल लोल्टेन और सजावटी सामानों से सजाया गया था। जहां लू चांगशेंग सुबह जल्दी उठकर सुनहरे मुकुट और लाल रंग की रेशमी पॉप में तैयार हुए और सीने पर बड़ा सा लाल फूल लगाकर एक शानदार घोड़े पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ 4th एल्डर के घर दुल्हन लेने पहुंचे। लू मियोयुन को दुल्हन के जोड़े में पालकी में बैठाकर पूरा ग्रीन बैम्बू माउंटेन घुमाया गया,
जहां रास्ते भर लू फैमिली के लोग खड़े होकर देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि 4 साल पहले जो युवक केवल वंश बढ़ाने के इरादे से दामाद बनकर आया था, उसने अपनी अद्भुत ताबीज कला के दम पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और फेपोती से शादी करके अब उसका भविष्य पूरी तरह संवर चुका है। भीड़ में खड़े ली फेयू और साथ आए अन्य साथी भी लू चांगशेंग की इस शानदार कामयाबी को देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत की तुलना करते हुए बेहद खुश भी थे। शादी के इस भव्य आयोजन में जब लू चांगशेंग अपने घोड़े पर सवार होकर निकले, तो उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा था। पर साथ ही वे जानते थे कि असली ताकत साधना और व्यक्तिगत क्षमता में ही छिपी है। इसके बाद दुल्हन को घर लाकर परिवार के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में शादी के सारे नियम पूरे किए गए और लू मियून को आधिकारिक रूप से मुख्य पत्नी का दर्जा मिल गया। रस्मों के बाद लू चांगशेंग ने अतिथियों का स्वागत किया, जहां उनकी मुलाकात परिवार के तमाम बड़े बुजुर्गों और मुख्य सदस्यों से हुई, जिससे वे औपचारिक रूप से परिवार के खास दायरे में शामिल हो गए और इसी दौरान उन्होंने फिफ्थ एल्डर से बात करके खास प्रकार की जेड बैम्बू वाइन खरीदने की बात भी पक्की कर ली। 50 मैरी वन गेट वन फ्री Chapter 50 Buy One Get One Free Night Falls. After the guests had finished their meal and drinks, they gradually dispersed, and Lu Changsheng headed towards the bridal chamber to prepare for their wedding night. Son-in-law. Standing outside the bridal chamber was a young girl dressed in a light blue silk dress, with her hair tied in two buns. She had a pretty and delicate face and large, clear eyes. This is Lu Miaoyun's personal maid named Xiaoqing. He also possesses spiritual roots and is a cultivator. In order to ensure a continuous flow of fresh blood for the clan, cultivation families like the Lu family will also seek out children with spiritual roots in the mortal world. Once found, they will be sent to Qingjushan for cultivation. However, except for a few exceptionally talented children, most of them are taught skills such as cultivating spiritual plants, slaughtering spiritual animals, cooking, brewing wine, and mining, which are part of the various arts of cultivation. Compared to formations, elixirs, weapon crafting, talismans, and so on, these skills have no barriers to entry and are very easy to learn. But they are quite laborious. The Lu family spiritual fields, spiritual bamboo groves, spiritual mines, and other rough and chores that require cultivators to do are basically managed by these adopted disciples. When these people reach a certain age, the men will generally marry ordinary women from the Lu family, while the women will become concubines to the young masters of the Lu family, and the relationships will be kept within the family. Xiaoqing was a child adopted by the Lu family from a young age and served as Lu Miaoyun's maid. Barring any unforeseen circumstances, she will be married off as a concubine to a member of the Lu family. However, since Lu Miaoyun was marrying Lu Changsheng at this time, Xiaoqing was brought along as a maidservant. For Lu Changsheng, marrying Lu Miaoyun and receiving a maid with spiritual roots as a dowry was an unexpected surprise. Xiaoqing, thank you for your hard work. www.boogix.com, Boogix novel network. Lu Changsheng smiled and nodded at the pretty young maid in front of him, then pushed open the door and went inside. The room was brightly lit with red lights, decorated with the character Do, double happiness, and lavishly decorated. Lu Miaoyun, dressed in a fiery phoenix embroidered wedding gown, with a phoenix coronet and embroidered robe, and a red veil on her head, sat gracefully on the bed. Yunar. Lu Changsheng came to the bedside and called out to the beautiful woman in front of him. Lu Miaoyun did not respond, but her upright posture revealed a degree of nervousness. Son-in-law. At this moment, the maid Xiaoqing came over carrying a tray with a jade scale and wine vessels on it. Although the Lu family is a family of cultivators, they are not completely free from some worldly customs and behaviors. Lu Changsheng knew the rules, so he picked up the jade scale rod and gently lifted the red veil from Lu Miaoyun's head. She revealed a gentle, beautiful, and radiant face. With her delicately arched eyebrows, clear eyes, pretty nose, and rosy lips, she was still very beautiful, though not as exquisitely stunning as Lu Miaohuan. She has a sweet and attractive appearance, giving off an innocent and approachable girl next door vibe. My husband, after the veil was lifted, Lu Miaoyun's long eyelashes trembled slightly, her pretty face flushed slightly, showing a hint of shyness, and she called out in a soft, sweet voice with a touch of coquettishness. Although her personality wasn't as shy and timid as Ko Zhenzhen's, she wasn't exactly a composed and generous woman either. Besides, she was a woman who had only met Lu Changsheng once before they were engaged. How could she possibly act gracefully on their wedding night? Lu Changsheng smiled, picked up the wine pot from the tray, poured a cup of spirit wine for Lu Miaoyun, and then poured one for himself. He said, Yunair, today we are married and will spend the rest of our lives together. Come, drink this cup to the brim. For the rest of my life, I hope my husband will guide me. Lu Miaoyun blushed slightly as she looked at the handsome young man before her, and then they drank wine together, wishing the son-in-law and daughter a long and happy marriage and many children. The maid Xiaoqing, who was standing nearby, put away her wine cup and called out in a clear voice. After bowing, he left the room, closing the door behind him, leaving the newlyweds behind. After drinking the nuptial wine, Lu Changsheng immediately felt a burning sensation in his lower abdomen and realized that there was something wrong with the wine.
Lu Miaoyun's face was also flushed and radiant like a peach blossom. Inside the room, the two people's breathing sounded unusually clear at that moment. Lu Changsheng knew without a doubt that the nuptial wine just now was probably specially prepared by the Lu family to add to the festive atmosphere on their wedding night. He pulled his beautiful wife into his arms and said, Yunar, it's time to rest. Husband, the light is still on. Lu Miaoyun let out a soft moan. It's okay, you can see it clearly this way. That year, Lu Changsheng was 22 years old. He had 5 wives, 6 concubines, 2 favorite concubines, and a maidservant. The next day, it was broad daylight. Soft sunlight streamed through the windows, spilling into the room and illuminating the disheveled bright red wedding robes and fiery red wedding gowns on the floor. When Lu Changsheng woke up, he looked at the beautiful woman in his arms, with her hair disheveled and tear stains still on her eyes. He felt refreshed and energetic, without the slightest bit of fatigue. Looking at Lu Miaoyun's pitiful appearance, Lu Changsheng thought about what happened last night and thought to himself that this little wife was quite obedient and well behaved, without a trace of a spoiled princess. He couldn't help but kiss her pretty fair face. This small gesture immediately woke Lu Miaoyun from her sleep. She opened her eyes and softly called out to Lu Changsheng, My husband. Her voice was soft and sweet, stirring a sense of romance in Lu Changsheng's heart. He gently pinched her fair and rosy cheeks and said softly, It's still early, you should get some rest. I'm going to see Grandma later. Lu Miaoyun rubbed her sleepy eyes, then, instead of going back to sleep, she got up. Upon seeing this, Lu Changsheng immediately helped the beauty up. However, Lu Miaoyun had the cultivation level of the 4th level of qi refining, and her body was stronger than that of ordinary people. Yesterday, Lu Changsheng still had some sense of reason, and he wouldn't have rendered her unable to get up and move on the first occasion. Besides, the spirit wine was also somewhat beneficial to her. The two of them immediately got up and dressed. Lu Miaoyun quickly put the handkerchief away and placed it in the mandarin duck brocade box next to her. This made Lu Changsheng, who was standing to the side, smile. The two then tidied their clothes, opened the door, and prepared to pay their respects to the 4th elder. Young master, young lady. The maid Xiaoqing was standing guard outside the door, clearly having not slept all night. Xiaoqing, didn't I tell you? You don't need to stay here. Go and get some rest. Lu Miaoyun said to Xiaoqing. Maids like Xiaoqing, who possess spiritual roots, don't necessarily serve the young masters and ladies entirely. It involves doing odd jobs while also learning a few things. It would be a waste to use it simply to serve people. Miss, I'm not tired. Xiaoqing smiled softly, her voice clear and melodious, like a nightingale. She possesses a 9th grade spiritual root and now has a cultivation level of the 2nd stage of qi refining, making her more energetic than ordinary people. Lu Miaoyun didn't say much. She and Lu Changsheng walked out of the manor together and arrived at the 4th elder's residence. रात ढलते ही मेहमानों का आना जाना खत्म हो गया और लुचांगशेंग शादी की पहली रात बिताने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ चले, जहां बाहर ही हल्के नीले रंग के लिबास और दो चोटी में एक सुंदर सी जवान लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी और उसका नाम शाओचिंग था। यह लड़की न केवल लू मियायुन की बेहद करीबी दासी थी, बल्कि उसके पास स्पिरिचुअल रूट्स थी और लू फैमिली द्वारा बचपन में गोद लेकर पाली गई थी, जो अक्सर ऐसे प्रतिभावान बच्चों को अपनी सेवा और वंश बढ़ाने के कामों में इस्तेमाल करते हैं। शाओचिंग को इस शादी में एक खास उपहार की तरह भेजा गया था, जिसे देखकर लुचंगशेंग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उसका धन्यवाद करते हुए उन्होंने दुल्हन के सजे धजे कमरे का दरवाजा खोल दिया, जहां लाल रंग की मनमोहक पोशाक और घूंघट में लू मियोन शर्माती हुई बैठी थी। लू चांगशेंग ने आगे बढ़कर हाथ में सजावटी छड़ी उठाई और जब घूंघट हटाया तो सामने एक बेहद प्यारी शांत और मासूम सूरत नजर आई, जो हालांकि लू मियाओन की तरह बेहद तीखी और बेमिसाल नहीं थी, पर दिल को भा जाने वाली सादगी से भरी हुई थी। अपने पति को सामने देखकर लू मियाओयुन का सुंदर चेहरा लाली से भर गया और उसने दबी आवाज में अपने पति को पुकारा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को आध्यात्मिक शराब पिलाई और बगल में खड़ी शाकिंग ने दोनों के लंबे और सुखी जीवन के साथ बहुत सारी संतानों की दुआएं देते हुए कमरा बाहर से बंद कर दिया। शराब पीते ही लू चांगशेंग और लू मियोइन दोनों के भीतर एक अजीब सी गर्मी और ताजगी दौड़ गई, क्योंकि वह आध्यात्मिक मदिरा खास तौर पर सुहागरात का रंग गहरा करने के लिए ही बनाई गई थी। जिसके बाद लू चांगशेंग ने अपनी सुंदर और शर्मीली दुल्हन को बाहों में भरकर उस हसीन रात को यादगार बना दिया, जब उनकी उम्र केवल 22 साल थी और उनके पास 5 पत्नियां, 6 उपपत्नियां, 2 पसंदीदा साथी और एक दासी हो चुकी थी। अगली सुबह जब खिड़की से धूप छनकर कमरे में आई तो लुचंगशंग पूरी तरोताजा महसूस करते हुए उठे और अपनी प्यारी पत्नी को निहारने लगे, जो बहुत ही सीधी और समझदार थी।
और उठते ही अपने रीति रिवाजों को पूरा करने में लग गई। अपने पति की मदद से तैयार होने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो बाहर रात भर पहरा दे रही दासी शाओकिंग मिली, जिसने दूसरी श्रेणी की ची रिफाइनिंग साधना की वजह से बिना सोए भी थकान महसूस नहीं की थी। और फिर लू चांगशेंग अपनी नई नवेली पत्नी लू मियून के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए फोर्थ एल्डर के निवास की ओर निकल पड़े। फोर्थ एल्डर के निवास पर पहुंचते ही बुजुर्ग महिला ने लू मियोयुन को सलाह दी कि वे लू चंगशेंग के साथ खुशी खुशी रहें और अपने पति की बातों का आदर करें। फिर लू चांगशेंग की ओर देखते हुए कहा कि वे उनकी प्यारी पोती का ध्यान रखें और उसे कोई दुख न पहुंचने दे। यद्यपि फोर्थ एल्डर 60-70 साल से अधिक उम्र की दादी थीं, लेकिन उनका चेहरा किसी गठीली और गरिमामयी महिला की तरह बेहद गठीला और रोबदार दिखता था, जिनके सुनहरे और काले बालों के बीच छपे सफेद धागे और आंखों के कोनों की महीन झुर्रियां उन्हें एक परिपक्व और अनुभवी व्यक्तित्व का एहसास कराती थीं। लू चांगशेंग ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ वादा किया कि वे अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे, जिसे सुनकर बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और जल्द से जल्द परपोते का सुख पाने की इच्छा जताई। इसके बाद फोर्थल्डर ने लू चांगशेंग के ताबीज बनाने के हुनर की तारीफ की और कहा कि महीने के अंत में वे परिवार के बच्चों को जो ताबीज कला की शिक्षा देती हैं, उसमें लू चांगशेंग भी शामिल हुआ करें और साधना से जुड़ा कोई भी सवाल बेझिझक आकर उनसे पूछ लिया करें। लू चांगशेंग ने इसे एक बेहतरीन मौका समझा क्योंकि 9th लेवल ची रिफाइनिंग साधना वाली इस वरिष्ठ महिला के मार्गदर्शन की आड़ में वे भविष्य में अपनी ताबीज बनाने की कला को और तेजी से बिना किसी शक के सबके सामने ला सकेंगे। इसके बाद लू चांगशेंग ने लगे हाथ अपने करीबी दोस्त ली फेयू का जिक्र छेड़ दिया और गुजारिश की कि जो 50 बच्चे पैदा करने की शर्त उनके दोस्त पर लागू की गई है, उसे थोड़ा कम या माफ कर दिया जाए। फोर्थ एल्डर ने थोड़ी देर विचार करने के बाद लू चांगशेंग की वफादारी और दोस्ती की भावना से प्रभावित होकर इस बात को मान लिया और कहा कि वे पेत्रियार्क से बात करके ली फेयू का पुराना अनुबंध खत्म करवा देंगी। लेकिन परिवार के नियमों के मुताबिक अनुबंध खत्म होने के बाद उन्हें मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी और उन्हें अब परिवार के छोटे मोटे काम करने होंगे या फिर वे परिवार छोड़कर जा सकते हैं। लू चांगशेंग ने इस फैसले के लिए उनका तहे दिल से आभार जताया और कहा कि वे अपने दोस्त से बात करके इस पर अंतिम जवाब देंगे। जिसके बाद विदा लेते समय फोर्थ एल्डर ने उन्हें कई तरह के फल और मिठाइयाँ उपहार में देकर बहुत ही अपनेपन के साथ विदा किया। फोर्थ एल्डर के घर से निकलने के बाद लू चांगशेंग और लू मियोयुन सीधे फिफ्थ एल्डर के घर पहुंचे ताकि कुछ खास प्रकार की आध्यात्मिक मदिरा खरीदी जा सके और साथ ही यह भी जाना जा सके कि सुहागरात की रात जो मदिरा उन्होंने पी थी, क्या वह भी इन्हीं की बनाई हुई थी। फिफ्थ एल्डर ने उन दोनों का बहुत ही गर्मजोश के साथ स्वागत किया और उन्हें कई तरह की मदिरा चखाई, जैसे शरीर को ताकत देने वाली जेड बैम्बू वाइन, हरी नाशपाती से बनी ग्रीन पेयर वाइन, फूलों और फलों की मिठास से भरपूर बायू बाइहुआ वाइन और पुरानी होंगलंग इंशन वाइन। लू चांगशेंग और उनकी पत्नी लू मियोयुन दोनों को बायू बाइहुआ वाइन और जेद बाम्बू वाइन का स्वाद सबसे बेहतर लगा, इसलिए उन्होंने इन दोनों की 10-10 बोतलें और जार खरीदने की इच्छा जताई। और जब उन्होंने सुहागरात वाली मदिरा का नाम पूछा तो फिफ्थ एल्डर ने हंसते हुए बताया कि वह टाइगर एंड वुल्फ टॉनिक वाइन थी, जिसका सेवन कभी कभार ही करना चाहिए क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लू चांगशेंग ने उसकी भी एक बोतल ली और कुल मिलाकर 55 स्पिरिट स्टोन्स का बिल बना, जिसमें से फिफ्थ एल्डर ने खुशी खुशी 5 स्पिरिट स्टोन्स की छूट दे दी। इसके बाद लू चांगशेंग ने लू मियोइन को घर वापस भेज दिया और खुद चिंगजू मानोर की ओर निकल पड़े ताकि वे अपने दोस्त ली फेयू को यह अच्छी खबर दे सकें। रास्ते में लू फैमिली के कई लोगों ने लू चांगशेंग का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया क्योंकि अब वे एक प्रतिष्ठित तालिस्मान मास्टर होने के साथ साथ परिवार की मुख्य शाखा के दामाद बन चुके थे। लू चांगशेंग सीधे लीफेयू के घर पहुंचे, जहां उनके दोस्त की पत्नी ने उनका स्वागत किया और थोड़ी ही देर में लीफेयू मुस्कुराते हुए बाहर चले आए। लू चांगशेंग ने चाय की चुस्की लेते हुए अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने फोर्थ एल्डर के जरिए उनका 50 बच्चे पैदा करने वाला अनुबंध खत्म करवा दिया है और अब उनके पास 2 रास्ते हैं। यह सुनते ही लीफेयू की आंखें खुशी से छलक उठीं और उन्होंने लू चांगशेंग का दिल से धन्यवाद किया। लीफेयू ने कुछ पल सोचने के बाद फैसला किया कि वे अभी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जब तक वे साधना में आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक लू फैमिली के लिए ही काम करते रहेंगे। लू चांगशेंग ने भी उनके इस फैसले को सही ठहराया क्योंकि बाहर की दुनिया में अकेले संघर्ष करना बहुत कठिन था। जब लू चांगशेंग ने मजाक में कहा कि शायद उनके बच्चों में से किसी में स्पिरिचुअल रूट निकल आए, तो ली फेयू ने उदास मन से सिर हिलाते हुए कहा कि साधना का मार्ग जितना लुभावना दिखता है, असल में यह उतना ही कठोर है और वे चाहेंगे कि उनके बच्चे आम दुनिया में शांति से रहें। जिसे सुनकर लू चांगशेंग मुस्कुरा दिए कि यह वही जुनूनी ली फेयू हैं जो कभी किसी भी कीमत पर अमरता हासिल करना चाहते थे। ली फेयू ने अपने अतीत को याद करते हुए उदास मन से कहा कि वे इस बात पर पछताते तो नहीं है, पर कभी कभी सोचते जरूर हैं कि क्या यह सब वाकई सही था, क्योंकि 4 साल में उनका सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। जिसे देखकर लू चांगशेंग खामोश हो गए और उन्हें अपने पुराने जीवन के दिन याद आ गए जब लोग शुरुआत में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं
पर वक्त के साथ हार मान लेते हैं और ली फेयू, जो कभी एक मशहूर गिरोह का मुख्य इंसान था, वह यहाँ आकर केवल बच्चे पैदा करने के काम में उलझ कर रह गया था। लू चांगशेंग ने आगे बढ़कर अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उन्हें आज भी उनकी वह बात याद है कि 100 साल की यह जिंदगी बहुत छोटी है और जब अमरता के दर्शन का मौका मिला है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के बहुत कम लोगों को यह साधना का सौभाग्य मिलता है, इसलिए मुश्किलों से घबराए बिना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इन बातों ने ली फेयू के दिल में छिपी पुरानी आग को फिर से जला दिया और उन्हें याद आया कि 3 साल पहले चिंग युन सेक के इम्तिहान में लू चांगशेंग ने दिल के संकल्प वाली परीक्षा में सबसे पहला स्थान हासिल किया था, जिसका मतलब था कि उनके दोस्त के भीतर साधना को लेकर बहुत गहरा इरादा छिपा हुआ था और वे सिर्फ बाहरी दुनिया में शांत दिखने का नाटक कर रहे थे। लू चांगशेंग की बातों से हिम्मत पाकर लिफेयू की आंखों में फिर से चमक आ गई और उन्होंने कसम खाई कि वे भी हार नहीं मानेंगे। और अब जब वे समझौते के बंधन से आजाद हो चुके हैं तो थोड़ा रुककर अपनी साधना की रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर बाहर की विशाल दुनिया की सैर पर निकलेंगे, और अगर आगे चलकर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वे अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने दोस्त को सौंप देंगे, जिसे सुनकर लू चांगशेंग ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का कर दिया। इसके बाद लू चांगशेंग ने मदिरा का आनंद लिया और फोएल्दर के पास जाकर अपने दोस्त की आज़ादी की बात पक्की करवा दी, जिसके बाद ली फेयू को परिवार में जानवरों की खाल निकालने और उनके शरीर के कीमती हिस्सों को अलग करने वाले स्पिरिट बच्चर का काम सौंप दिया गया, जिससे उनकी साधना की पढ़ाई भी चलती रहे। दूसरी तरफ चिंगजो और जिजो की सीमा पर मौजूद एक बहुत गहरी और धुंध भरी खाई के नीचे, जहां एक सूखा हुआ खून से भरा तालाब और ढेर सारी हड्डियां पड़ी थी, वहां एक लाल रंग का बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा धड़क रहा था। और अचानक वहां एक प्राचीन और रूपवान युवक तथा एक बुजुर्ग प्रकट हुए, जिन्होंने उस रहस्यमयी घेरे को छुआ तो उसमें से कूचेंग नाम का एक युवक निकला, जिसके माथे पर लाल कमल का निशान चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी लाली थी और नाखूनों के अजीब से रूप को देखकर हैरान था। तभी उस शक्तिशाली युवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज से तुम मेरे शिष्य हो। जंगस्टेट के चिंगजो स्थित जोशन प्रीफेक्चर के एक पुराने उजड़े हुए और झाड़ियों से भरे आंगन में अचानक एक बच्चा, एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुए, और उस युवक के मन में बहुत बुरा एहसास हुआ, क्योंकि यह उसका अपना घर था जो सालों से सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ चंगे घबराकर गलियों में भागा और राहगीरों से अपने परिवार का हाल पूछने लगा, लेकिन उसकी खौफनाक और खून देखकर लोग डरकर भागने लगे। आखिरकार एक डरे हुए दुकानदार ने कांपते हुए बताया कि 1 साल पहले ही कूचांगे के पूरे परिवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और आज तक उस मामले का कोई सुराग नहीं मिला है। यह बात सुनते ही कूचंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके सीधे साधे माता पिता, मासूम बहन और चाचा चाची अब इस दुनिया में नहीं रहे। दर्द और खौफनाक गुस्से के मारे उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसका चेहरा खौफनाक हो गया, माथे का लाल कमल चमकने लगा और उसके काले बाल देखते ही देखते सफेद पड़ गए। उस आंगन के भीतर खड़े उस रहस्यमयी युवक ने कूच चांगे की यह हालत देखकर बहुत ही शांति से कहा कि यह हेवनली डीमन स्पिरिचुअल रूट की ही ताकत है, जो इतने बड़े सदमे में भी शरीर के भीतर छिपे भयानक खून को जगा सकती है। जब बुजुर्ग ने पूछा कि क्या यह लड़का हमें ही अपने परिवार का हत्यारा मानकर हमसे नफरत नहीं करने लगेगा, तो उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह नफरत ही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और वह चाहता है कि यह लड़का कम से कम समय में अपने भीतर के राक्षसी शरीर को पूरी तरह से जगा ले। इसी बीच कुचंगे हांफते हुए उठा और आंखें लाल करके उन दोनों पर चिल्लाया कि क्या यह सब उन्होंने ही किया है, जिस पर बुजुर्ग ने अपनी भयानक शक्ति से उसे दबा दिया। लेकिन उस युवक ने शान को समझाया कि बिना सोचे समझे गुस्सा करना बेवकूफ और असली दुनिया में सिर्फ अपनी ताकत ही अमर होती है। उस युवक ने आगे कहा कि तुम्हारे पास साधना की सबसे दुर्लभ क्षमता है, इसलिए चुपचाप अपनी साधना पर ध्यान दो और जब ताकत हासिल हो जाए तब जाकर अपने परिवार का बदला लेना। जिसके बाद वे तीनों रोशनी की तरह गायब हो गए। दूसरी ओर चिंगजू वैली के अपने सुंदर भवन में लू चेंगशेंग अपने छोटे बच्चों को काठ की पट्टी पर लिखी बातें पढ़ाकर जिंदगी की बुनियादी सीख दे रहे थे कि हमेशा अपने काम से काम रखो, मुसीबत में सबसे पहले अपनी मदद खुद करो, बेवजह किसी से मत उलझो और शांति से रहो। तभी लुमियन खाना बनने की खबर लेकर आई और अपने पति को बच्चों को पढ़ाते देखकर बहुत खुश हुई, और उसने सुझाव दिया कि किंगजू माउंटेन के पास बने बाइलू विला के स्कूल, जहां बाहर से आए ज्ञानी गुरु उन्हें पढ़ाते हैं। लू चेंगशेंग ने उसकी बात मानते हुए कहा कि अगले साल जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे उन्हें वहीं भेज देंगे, क्योंकि वे जानते थे कि बच्चों पर बेवजह की उम्मीदों का बोझ ना सही नहीं है। अपने सिस्टम के जरिए वे जानते थे कि उनके बच्चों में से सिर्फ 2 के पास ही साधना की क्षमता है, जबकि बाकी बच्चों को आगे चलकर आम दुनिया में ही अपनी गृहस्थी बसानी होगी। इसलिए वे बस इतना चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर अपनी सेहत अच्छी रखें, कुश्ती और आत्मरक्षा सीखें, शादी करें और शांति से अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि साधना के कठिन रास्ते पर बच्चों को बेवजह झोंकने से बेहतर है कि वे खुशहाल जिंदगी जिएं। और फिर वे सभी मुस्कुराते हुए साथ में भोजन करने चले गए। खाने के कमरे के बीच में एक बड़ी घूमने वाली गोल मेज रखी हुई थी, जिस पर पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता था।
हालांकि अभी बच्चे छोटे थे, इसलिए मेज पर नहीं बैठते थे, पर बड़े होने पर या और पत्नियां आने पर जगह कम पड़ने वाली थी। लू चांगशेंग के मुख सीट पर बैठते ही लू मियोयुन ने बांस की बनी एक छोटी बाल्टी से उनके लिए कटोरे में चावल परोसे और कहा कि शाओकिंग ने 3 घंटे तक आध्यात्मिक आग पर इस जेद बैम्बू राइस को पकाया है, आप चक्कर देखें। उस कटोरे का हर एक दाना चमकदार हरे और पारदर्शी मणिक जैसा दिख रहा था, जिससे उठती बांस की खुशबू मुंह में पानी ला रही थी। तभी लू चांगशिंग ने एक निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहा कि पहले दर्जे का यह स्पिरिट राइस वाकई स्वाद में लाजवाब है, और अपनी सभी पत्नियों को भी इसे चखने को कहा। यह खास चावल लू फैमिली की तरफ से उन्हें मध्यम स्तर के तालिस्मन मास्टर बनने पर मिले इनाम का हिस्सा था, जिसके तहत हर महीने मिलने वाले 10 स्पिरिट स्टोन्स, 30 किलो साधारण स्पिरिट राइस और दावों की बोतल के अलावा अब 20 किलो यह प्रीमियम जेद बैम्बू राइस भी मिलना शुरू हुआ था। इस तरह का उम्दा चावल शरीर को भीतर से साफ करता है और खून मांस की अशुद्धियों को दूर करता है, जो आमतौर पर सिर्फ परिवार के बड़े बुजुर्गों को ही मिलता था। इसके अलावा परिवार के लिए ताबीज बनाने के काम पर अब अलग से स्पिरिट स्टोन्स का फायदा भी मिलने लगा था, जिससे लू चांगशेंग बहुत संतुष्ट थे। अपनी नई पत्नी लू म्यायुन के सुशील, समझदार और बाकी पत्नियों के साथ मिलजुल कर रहने वाले व्यवहार से वे बेहद खुश थे, क्योंकि एक गुणी पत्नी ही घर को सही मायने में संभालती है। लू चांगशिंग की बात सुनकर सबने थोड़ा थोड़ा चावल चखा। तभी दासी शाओचिंग बाकी पकवान लेकर आई, जिसकी बेहतरीन कुकिंग की वजह से उसे घर की रसोई संभालने का काम मिला था। लू चांगशिंग ने शाओचिंग को भी साथ बैठकर खाने को कहा, और जब उसने शर्म से मना किया तो लू मियोयुन ने खुद उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और फिर सबने मिलकर भोजन किया। समय बीतता गया और एक महीना निकल गया, जहां रोजाना इस पौष्टिक चावल और आध्यात्मिक शराब के सेवन से लुचांगशेंग की सेहत और ताकत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। हालांकि साधना की मुश्किल 100 रिफाइनमेंट्स बॉडी टेक्निक में अभी वक्त लगना तय था। इस बीच उनकी 21वीं संतान के बाद अब लू मियोयुन भी गर्भवती हो चुकी थीं, जिससे लू फैमिली के बड़े बुजुर्ग बेहद खुश थे, क्योंकि बच्चों के आने से लू चंगशेंग का रिश्ता परिवार से और गहरा हो रहा था। लू चंगशेंग खुद भी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि 7वें स्तर की स्पिरिचुअल रूथ वाली पत्नी से होने वाले बच्चे में भी साधना के अच्छे गुण मिलने की पूरी उम्मीद थी। इस खुशी में पेत्रियाक और फॉथलर ने गर्भवती पत्नी के लिए कई कीमती दवाएं भेजीं, क्योंकि साधना की दुनिया में माना जाता है कि माँ को अच्छी खुराक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिले तो बच्चे की क्षमता बेहतर होती है। इसलिए लू चांगशिंग ने भी अपने कमाए हुए स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपनी सभी पत्नियों और बच्चों के लिए रोज आध्यात्मिक चावल और सब्जियों का इंतजाम कर दिया। एक दिन लू चांगशिंग को होंगी का खत मिला, जिसमें बताया गया कि उनके आदमियों ने जू प्रीफेक्चर में कू फैमिली के पुराने घर में एक अजीब इंसान को देखा है, जिसकी पहचान कूचांगे से मेल खाती है, पर अब वह किसी सज्जन विद्वान की बजाय भयानक खौफनाक और लाल आंखों वाले दुष्ट की तरह दिख रहा था। यह जानकर लू चांगशिंग ने सोचा कि लगता है उनके इस साले ने साधना की दुनिया में कदम तो रखा है, पर गलत राह चुन ली है। हालांकि उन्हें इस बात की कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुजिनजेन को बचाया था और वे एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए वे बिना किसी डर के शांत रहे। लू चांगशेंग ने कू जिनजिन की चिंता को देखते हुए उसे इस बारे में न बताने का फैसला किया, और अपनी मामूली क्षमता को ध्यान में रखते हुए होंगी को इस मामले में और पड़ताल न करने की सलाह दी। 2 हफ्ते बाद कू जिनजिन ने बेहद खुश होकर लू चांगशेंग को खबर दी कि उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर लिया है और साधना के पहले स्तर की रिफाइनिंग पर पहुंच गई है। अपनी पत्नी की इस कामयाबी से बेहद खुश होकर लू चांगशेंग ने उसे बाहों में भर लिया, और उन दोनों के बीच के प्यार से पतझड़ के उस मौसम में भी बहार आ गई। जिसके बाद लू चांगशेंग ने अगली संतान की तैयारी में अपना पूरा ध्यान अपनी इस प्यारी पत्नी पर लगा दिया। महीने के आखिरी दिन लू चांगशेंग सुबह का नाश्ता करके फोर्थ एल्डर के घर ताबीज बनाने की शिक्षा लेने पहुंचे, जहां बांस के पेड़ों से घिरे एक शांत आंगन में सफेद लिबास पहने बेहद सुंदर और दिव्य दिख रही लू मियोगे खड़ी थी। लू मियोगे के इस अलौकिक रूप को देखकर लू चांगशेंग के मन में एक पल के लिए खिंचाव महसूस हुआ, पर अपनी सीमाओं को समझते हुए वे शालीनता से अभिवादन करके अपनी जगह पर बैठ गए और फोर्थ एल्डर के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में फोर्थ एल्डर आंगन में पहुंच गईं, जिनके चांदी जैसे बालों का सुंदर जूड़ा बना हुआ था, और वे हल्के भूरे रंग के परिधान में बहुत ही रोबदार और गरिमामयी बुजुर्ग दिख रही थीं। लू चांगशिंग और लू मियोगे दोनों ने आदरपूर्वक झुककर अपनी दादी को प्रणाम किया।
जिस पर उन्होंने स्नेह से दोनों को बैठने का इशारा करते हुए अपने हालिया ताबीज़ अभ्यास का नमूना दिखाने को कहा। लू चंगशेंग ने अपना सामान निकाला और अपनी जानी-पहचानी फायर क्लाउड तैलिस्मान कला का प्रदर्शन शुरू किया। क्योंकि जब उन्होंने खुद को मध्यम स्तर का तालिस्मान मास्टर जाहिर किया था, तब उनकी सफलता की दर काफ़ी कम थी। इसलिए वे बुजुर्ग के सामने धीरे-धीरे और बहुत ही स्थिर हाथों से ताबीज बनाने लगे। लू चंगशेंग को इतनी आसानी से और सटीकता से ताबीज बनाता देख फोर्थ एल्डर काफ़ी हैरान हुई और उनके सफल प्रयास पर तारीफ करते हुए पूछा कि क्या अब उनकी सफलता का स्तर 60 से 70% तक पहुंच चुका है। यह बात सुनकर पास ही ताबीज बना रही लुमियोगे के हाथ अचानक कांप गए, जिससे उनका ताबीज खराब हो गया और वे अपनी खूबसूरत आंखों से आश्चर्यचकित होकर लुचांगशेंग को देखने लगी। वे मन ही मन सोचने लगी कि महज 2 महीने पहले ही यह इंसान इस स्तर पर आया था और इतनी जल्दी इतनी कठिन कला पर इतनी जबरदस्त पकड़ बना ली, जो वाकई चौंकाने वाली बात थी। लू मियोज को याद आया कि 3 साल पहले जब अंकुल फू के साथ इनके ताबीज हुनर की परीक्षा लेने गई थी, तब भी इन्हें प्रतिभाशाली पाया था। लेकिन बिना किसी बड़े मार्गदर्शन के सिर्फ 3 साल में इतना आगे बढ़ जाना सचमुच किसी को भी हैरान कर सकता था, खुद एक उच्च स्तर की तालिस्मान मास्टर बनने के प्रयास में लगी होने के बावजूद। लू मियोजे को एक पल के लिए लू चांगशेंग के इस हुनर के सामने थोड़ी निराशा और खिंचाव महसूस हुआ, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए नया कागज निकाला और काम शुरू कर दिया। लू चांगशेंग ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि यह सब दादी के पिछले मार्गदर्शन और घर पर किए गए कड़े अभ्यास का नतीजा है, क्योंकि वे अपनी इस काबिलियत को बुजुर्ग के मार्गदर्शन की आड़ में धीरे-धीरे सबके सामने लाना चाहते थे, ताकि किसी को कोई शक न हो। फोर्थ एल्डर ने खुश होकर उनके ताबीज में बची छोटी-मोटी कमियों को सुधारा और उन्हें अगला विंड ट्रैवल तैलिस्मान बनाने का तरीका सिखाने लगी, जो कि पिछले ताबीज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कठिन और कोमल हाथों से बनाने वाली कला थी। बुजुर्ग ने लू चंगशेंग को हवा के इस ताबीज के मुख्य नियम समझाए कि कैसे हाथों की चाल को बिल्कुल हल्का और आध्यात्मिक ऊर्जा के बहाव को सहज रखना चाहिए। फिर खुद एक ताबीज बनाकर दिखाया, जिसे देखकर लू चंगशेंग सादे कागज उसकी रेखाओं का अभ्यास करने लगे। इसके बाद फोर्थ एल्डर ने लू मियोगे के विफल हो रहे गोल्डन लाइट शील्ड तैलिस्मान के काम को देखा और उन्हें समझाया कि इस उच्च स्तर के ताबीज में ताकत और नरमी का अनूठा संतुलन होना चाहिए, जहां पहली ही लकीर में लोहे जैसी मजबूती और रुई जैसी नरमी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने लू मियोगे का हाथ थामकर ताबीज की रेखाएं खींचना सिखाया, जिसे पास बैठे लू चंगशेंग भी ध्यान से देखने लगे और बुजुर्ग के इस लाजवाब हुनर को देखकर प्रभावित हुए। इसके बाद फोर्थ एल्डर ने लू चंगशेंग का हाथ पकड़कर उन्हें विंड ट्रैवल तलिस्मान की बारीकियां महसूस कराईं और आध्यात्मिक ऊर्जा को सही तरीके से प्रवाहित करना सिखाया, जिसे लू चांगशेंग ने बहुत ही ध्यान से समझा। लू चांगशेंग ने अभ्यास के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए बीच में अपने थैले से बायु बायहुआ वाइन की घूंट ली, ताकि बुजुर्ग को लगे कि वे अपनी खी रिफाइनिंग की कमी को दूर करने के लिए मदिरा का सहारा ले रहे हैं। पूरी सुबह के इस अभ्यास के दौरान भले ही दोनों में से किसी का नया ताबीज पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने ही फोर्थ एल्डर के मार्गदर्शन में ताबीज कला के नए और गहरे नियमों को अच्छी तरह समझ लिया था, जिसे अब वे घर जाकर अभ्यास के जरिए निखार सकते थे। आधा महीना बीतते बीतते लू चांगशेंग की खास देखभाल में रह रही ख्वंजन ने बेहद खुश होकर उन्हें अपने दोबारा गर्भवती होने की खुशखबरी दी, जिसे सुनकर लू चांगशेंग का दिल खुशी से झूम उठा और उन्होंने प्यार से अपनी पत्नी के गालों को चूम लिया। आंगन में मौजूद बाकी पत्नियां यह सब देखकर मुस्कुराने लगीं, जिससे कुजेंजन शर्म से लाल हो गई और उसकी यह झिझक उसके रूप को और भी अलौकिक बनाने लगी। अब अपनी दो दो पत्नियों के गर्भवती होने से लू चांगशेंग बेहद खुश थे और अपनी जिंदगी के इस हसीन दौर का पूरा आनंद ले रहे थे। वहीं वे अपनी दो अन्य खास उपपत्नियों के साथ भी आने वाले समय में परिवार बढ़ाने को लेकर काफी उत्सुक थे। महीने के अंत में जब फोर्थ एल्डर के पास ताबीज बनाने की कला का मुआयना कराने की बारी आई, तो लू चांगशेंग ने केवल 1 महीने के भीतर ट्रैवल तैलिस्मान को सफलता से बनाकर सबको चौंका दिया। यह देखकर फोर्थ एल्डर और पास ही खड़ी लूमियोगे दोनों ही हैरान रह गई, क्योंकि लूमियोजे को खुद उच्च स्तर का ताबीज सीखने में कई महीनों का समय लग सा गया था, जबकि लू चांगशेंग ने इतनी जल्दी इस हुनर को हासिल कर लिया था। लूमियोजे को अपनी काबिलियत पर जो गर्व था, वह लू चांगशेंग की इस तेजी से बढ़ती क्षमता के सामने थोड़ा डगमगाने लगा और वे मन ही मन सोचने लगी कि वह दिन दूर नहीं जब यह उनसे भी आगे निकल जाएगा। फोर्थ एल्डर ने उस ताबीज को बड़े ध्यान से देखा और उसकी बारीक कमियों को बताते हुए लू चांगशेंग को दोबारा ताबीज बनाने को कहा, जहां लू चांगशेंग ने अपने हुनर को बहुत ज्यादा न दिखाते हुए 2-3 बार असफल होकर दिखाया, ताकि किसी को उन पर शक न हो। बुजुर्ग ने बेहद प्यार से लू चांगशेंग का हाथ थामकर उन्हें फिर से सही तरीका सिखाया।
और उनके इस स्वभाव व लगन की जमकर तारीफ की। बात बात में जब बुजुर्ग ने उनकी साधना के बारे में पूछा तो लुचांगशेंग ने बताया कि वे 8 महीनों से ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर की सीमा पर अटके हुए हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल रूट काफी साधारण है। इस पर फोर्थ एल्डर ने उन्हें परिवार से एक खास ब्रेक थ्रू पिल दिलाने की पेशकश की जो साधना के अगले स्तर पर पहुंचने में मदद करती है। लेकिन लुचांगशेंग ने आदरपूर्वक मना करते हुए कहा कि वे खुद अपनी मेहनत से इस बाधा को पार करना चाहते हैं। लुचांगशेंग जानते थे कि इस उम्र में गोली का सहारा लेने से आगे चलकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट जैसे बड़े पड़ाव पर बहुत मुश्किलें आती हैं, इसलिए वे बिना किसी जल्दबाजी के खुद अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। उनके इस स्वाभिमानी फैसले से फोर्थ एल्डर और लूमियोग दोनों ही मन बहुत प्रभावित हुईं, क्योंकि ऐसी कीमती गोली को ठुकराना कोई मामूली बात नहीं थी। वहां से लौटते समय लू चांगशेंग ने महसूस किया कि लू मियोगे के देखने का नजरिया अब उनके प्रति पहले जैसा साधारण नहीं रहा था, और वे मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह बेपरवाह नहीं होता। सबके भीतर भावनाएं और इच्छाएं छिपी ही होती हैं। 10 ही दिनों के भीतर लुचांगशेंग के घर 22वें बच्चे का जन्म हुआ, जो आम बच्चों की तरह ही बिना किसी स्पिरिचुअल रूट के था। इसलिए उन्हें इससे कोई खास उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद जब उनका 23वां बच्चा इस दुनिया में आया तो लू चांगशेंग के पूरे शरीर में एक अनदेखी और गहरी स्पंदन की लहर दौड़ गई, जिससे उनकी खुद की स्पिरिचुअल रूट 9वें स्तर से सुधरकर 8वें स्तर पर पहुंच गई। इसी पल सिस्टम की तरफ से घोषणा हुई कि 3 स्पिरिचुअल रूट वाले बच्चे होने की उपलब्धि पर उन्हें एक लकी ड्रॉ का मौका दिया गया है। अपनी आध्यात्मिक क्षमता के बढ़ने और सिस्टम से मिले इस खास इनाम से लुचांगशेंग खुशी से झूम उठे और पास खड़ी पत्नियों को अपनी अचानक खुशी का कारण ताबीज बनाने की एक पुरानी गुत्थी सुलझना बताया, जिसे सुनकर सबने उन्हें बधाई दी। नवजात बच्ची को देखने के बाद वे तुरंत अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जहां उन्होंने उत्साहित होकर लॉटरी का पहिया घुमाया और उन्हें एक बहुत ही नायाब पीच ब्लॉसम जू नाम का कीड़ा मिला, जो मालिक के चेहरे की बनावट, उसके प्रभाव और महिलाओं को आकर्षित करने वाली किस्मत को बेहद मजबूत बना देता है। पहले से ही खूबसूरत चेहरा देने वाली कला सीख चुके लू चांगशेंग ने सोचा कि यह नायाब वस्तु उनके आकर्षक व्यक्तित्व और प्रेम के योग को कई गुना बढ़ा देगी, जिसके बाद उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए उस कीड़े को सिस्टम से बाहर निकालने का फैसला किया। लू चांगशेंग ने जैसे ही पीच ब्लॉसम गू को बाहर निकाला, उनकी आंखों के सामने गुलाबी और सफेद फूलों की पंखुड़ियों जैसे पंखों वाली एक बहुत ही सुंदर तितली प्रकट हो गई, जो अंगूठे के बराबर थी और उससे हल्की हल्की मीठी महक आ रही थी। उस कीड़े को हाथ में लेते ही लू चांगशेंग को नाइन नेदरहाउंड की तरह ही अपनेपन का एहसास हुआ, और वे समझ गए कि इसे वश में करने के लिए सिर्फ अपनी एक बूंद खून पिलाकर अपनी आत्मिक ऊर्जा से इसे साधना होगा। लुचांगशेंग ने तुरंत अपनी उंगली से खून निकालकर उसे पिलाया, जिसे उस कीड़े ने धीरे धीरे पी लिया, और फिर वे अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे साधने लगे। साधना के उस कठिन काम में बिना किसी विरोध के वह कीड़ा खुद को समर्पित करने लगा। लेकिन लुचांगशेंग की पूरी शक्ति खत्म हो जाने के बाद भी 1 घंटे में उसका 10वां हिस्सा ही सध पाया, जिससे वे समझ गए कि यह कीड़ा कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की साधना का परिणाम है। अपनी खत्म हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए जब वे ध्यान लगाकर साधना करने बैठे, तो साधना के बाद उन्हें महसूस हुआ कि 9वें से 8वें स्तर की स्पिरिचुअल रूट बनने के बाद भी उनकी साधना की गति में केवल 10% की ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि साधना की राह में पहला कदम उठ चुका है, और आगे चलकर जब उनके और बच्चे साधना की क्षमता लेकर पैदा होंगे, तो उनकी यह क्षमता और मजबूत होती। साधना की गति के अलावा स्पिरिचुअल रूट का स्तर साधना की राह की रुकावटों को भी कम करता है। इसलिए लू चांगशिंग सोचने लगे कि क्या आप वेची रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर आसानी से पहुंच पाएंगे। अगले दिन लू चांगशिंग चिंगजू मानोर की लाइब्रेरी में किस्मत और गू कला से जुड़ी किताबें खोजने गए, जहां उन्हें पता चला कि गू कीड़ों को मोर्टल गू, स्पिरिट गू, अर्थ स्पिरिट गू, हेवन स्पिरिट गू और इमोर्टल गू जैसे 6 स्तरों में बांटा जाता है, जिनमें से उनके पास मौजूद हेवन स्पिरिट गू बहुत ही दुर्लभ और कीमती माना जाता है। इसके बाद रॉस के और ताबीज बनाने के साथ साथ लुचंगशेंग उस कीड़े को पूरी तरह साधने में लगे रहे, और 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने पीच ब्लॉसम गू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, जिससे उन्हें महसूस होने लगा जैसे वह कीड़ा उनके ही शरीर का एक हिस्सा बन चुका हो, और वे उसके सभी जादुई असर को अच्छी तरह समझ गए।